Hi everyone, welcome to Rapid Fire Current Affairs. My name is Rohit Garcha and this is UPSC अखाड़ा. इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बच्चे वीक 2 ऑफ अप्रैल 2026 एंड दैट टू इन अ वेरी मतलब नो नॉनसेंस वे के अंदर, है ना. कोई फालतू की बात नहीं, कोई फालतू की इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्या हुआ और क्या एग्जाम में आ सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से. नो, ये पर्टिकुलर आपके ना डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में इंफॉर्मेशन है. 2 डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं आपके इस अप्रैल, ये वीक 2 ऑफ अप्रैल के अंदर. कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज वीक 2 ऑफ अप्रैल में शुरू हुई हैं और आपके अप्रैल के एंड तक चलती रहेंगी, राइट. पर 2 एक्सरसाइज हैं, दोनों मैं आपको इसी में बताने वाला हूं. पहली है आपकी एक्सरसाइज साइक्लोन 4. नाउ साइक्लोन 4 आपने याद रखना है, ये बायोलेटरल स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है. आजकल ये भी थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगने लग गया है कि मिलिट्री एक्सरसाइज तो है ही है, पर स्पेशल फोर्सेस की भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है और वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होती है कि ये एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस की है, और वो कम ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है स्पेशल फोर्सेस की. ऑब्वियसली मिलिट्री एक्सरसाइजेज ज़्यादा होंगी और स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कम होंगी, राइट. ये स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, तो आपने ध्यान रखना है, खासकर तब जब स्पेशल फोर्सेस पैरा रेजिमेंट्स की एक्सरसाइज अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. नाउ ये इंडिया के किसके साथ में एक्सरसाइज है? इट्स विद इजिप्ट. कंडक्ट कहां हुई है इस साल? इट्स इन एंशियस, इजिप्ट के अंदर. ये इजिप्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, तो हो सकता है यूपीएससी थोड़ा सा डिटेल में जाए तो यहां तक पहुंच जाए. इसके अलावा अदर एक्सरसाइज इजिप्ट के साथ में कौन सी होती है? एक तो ये है एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर, ये आपने याद रखना है, राइट. इसके अलावा इजिप्ट एक एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है, वो मल्टीनेशनल एक आपकी एक्सरसाइज है, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज ब्राइट स्टार. ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है. और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दस्तलिक. 7th अगर नहीं भी याद तो आपको ये याद रखना है कि 2019 में पहली बार हुई थी. यूपीएससी में नहीं पूछेंगे आपको यहां पे डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उसने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट या इज इनकरेक्ट टाइप्स में. ये आपको देखने को मिल सकता है. 2019 को वो चेंज करके 2010 कर देंगे, राइट. एटलीस्ट आपको एक डेकेड का अंतर डालेंगे उसमें वो, ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सको. 7th एडिशन है ये इसका, दैट मीन 2019 में शुरू हुई थी. इंडिया उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये. उज्बेकिस्तान आपने यहाँ पे याद रखना है. एक तरीका ये है कि दस्तलिक में ना, मैं तो उज से इसको याद रखता था कि उज्बेकिस्तान है ना, दस्तलिक में उस से याद रखिए आप कि उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है ये. नेचर क्या है इसकी? एनुअल बायोलेटरल एक्सरसाइज, एक साल वहां होती है एक साल यहाँ होती है, तो इस साल उज्बेकिस्तान में हो रही है नमनगन के अंदर. ठीक है बच्चे, वैसे पूछेंगे तो नहीं आपसे, लेकिन अगर इनकेस पूछते हैं तो बस ऊपर ऊपर से याद रखिए इसको थोड़ा बहुत, है ना, कि नमनगन करके कोई जगह है उज्बेकिस्तान में हो रही है, अगले साल ये यहां पे होगी, राइट. और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? दैट इज KKTAT. क्या मतलब है इस बात का? उज्बेकिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज अगर आप देखो, कजाकिस्तान, तरीके से करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान. ठीक है, याद रखना है, ताज से याद रखिए. उज्बेकिस्तान ने ताज, उसके पास में ताज है. तजिकिस्तान, ठीक है, टर्की नहीं है, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, इसमें टी से कोई और कंट्री नहीं है, तजिकिस्तान है. ठीक है, देन वी हैव अफगानिस्तान, इसमें जनरली कंफ्यूजन नहीं होती है, राइट. एंड वी हैव तुर्कमेनिस्तान, राइट. तो ये भी आपने याद रखना है कि टर्की नहीं है इसके अंदर. ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है आपने कौन कौन सी है, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, मतलब इस्तान वाली है ना, आपने उस तरीके से याद रखना है. उज्बेकिस्तान अपने आप में भी स्तान टाइप जिसमें वर्ड आ रहा है, तो उस तरीके से आपने याद रखना है कि दोनों जो टी हैं वो स्तान वाले टी हैं. और क्या तरीका है इसको याद करने का? दैट इज KKTAT, किंग खान टेल्स अ टेल. वो अभिनेता है, एक्टर है, तो वो एक किरदार ही निभा रहे होते हैं पर्दे के ऊपर, है ना, तो वहां पे एक कहानी सुनाते हैं. सो किंग खान टेल्स अ टेल, शाहरुख खान के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट. इजी टॉपिक है ये. अगला टॉपिक हम देखते हैं, दिस इज, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर टॉपिक है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में, उसके ऊपर ये टॉपिक है. नाउ इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की, न्यूक्लियर पावर के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये वर्ल्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है. बहुत सिंपल कारण इसका ये है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल यूज होता है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है वो यूरेनियम है. और इंडिया के पास में होम रिजर्व्स में, इंडिया में डोमेस्टिक रिजर्व्स में यूरेनियम हमारे पास में नहीं है, हमें यूरेनियम बाहर से खरीदना पड़ता है. अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम ऐसा कोई फ्यूल यूज करें जो इंडिया के पास में भरपूर मात्रा में है. वो थोरियम है, राइट. साउथ इंडिया में और कुछ पार्ट्स में इधर उधर भी और बाकी कंट्री में भी आपको थोरियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं.
तो हम अपने रिएक्टर्स को थोरियम से चलने के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो ये स्टेज वाइज होगा कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरी स्टेज ये, राइट। अभी हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपका PFBR विच इज योर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बेसिकली ये प्रोटोटाइप है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ये एक टाइप ऑफ रिएक्टर होता है, राइट। कहां पे है ये? कलपक्कम में। कलपक्कम किधर है आपका? तमिलनाडु के अंदर, ये याद रखिएगा, यहां पे लिखा नहीं हुआ। इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है इस पर्टिकुलर रिएक्टर में। कहने का मतलब ये है कि हम अगर थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर स्टेप उसके बीच में पड़ता है, ये सेकंड स्टेज में आता है। इसमें क्रिटिकलिटी अचीव हो गई। क्रिटिकलिटी का क्या मतलब है? क्रिटिकलिटी का ज्यादा कुछ भयंकर मतलब नहीं है। इट मीन्स अ सेल्फ सस्टेनिंग, ये कीवर्ड है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जब एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन आ जाता है ना, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, हम बोलते हैं कि इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। क्रिटिकलिटी वो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड अब ये रिएक्शन खुद ब खुद चलता रहेगा। आपको बस कुछ कुछ चीजें करके, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करके आपने रिएक्शन को कंट्रोल करके रखना है, कम ज्यादा करना है। क्रिटिकलिटी अचीव हो चुकी है, राइट। इट्स लाइक स्टार्टिंग अ बॉनफायर। स्टार्टिंग में आपको आग बहुत ध्यान से जलानी पड़ती है, पहली लकड़ी आपको जलानी पड़ती है, राइट। उसके बाद में आप बस लकड़ियां रखते जाते हो और वो आग अपने आप खुद को बढ़ाती रहती है, वो लकड़ियों खुद ब खुद कंज्यूम करती रहती है। उसी सेंस में समझिए, नॉट वैसे एग्जैक्टली, बहुत आसान भाषा में समझा दिया मैंने, एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं होती इस वाली बात में, क्रिटिकलिटी वाली बात में, थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है। इंट्यूटिवली समझने के लिए ये बात सही है कि जैसे हम बॉनफायर में स्टार्टिंग में हेल्प करते हैं, बाद में वो खुद ब खुद चलती रहती है, आप बस फ्यूल डालते रहिए उसके अंदर। क्रिटिकलिटी का मतलब आप वैसे ही समझिए कुछ, राइट। नाउ जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया की 3 स्टेजेस हैं, हमने अल्टीमेटली कहां जाना है? जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स हमने बनाने हैं। अभी हम स्टेज 2 पे हैं। हमारा इसी सेंस में चलता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, दिस इज कॉल्ड इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, 3 स्टेजेस। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है आपकी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, राइट। ये आपने अपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, वैसे सारा स्टैटिक ही है इसके बाद ना, ये आपने पढ़ा होगा स्टैटिक में। फ्यूल क्या यूज करता है आपका? PHWRs, नेचुरल यूरेनियम। मॉडरेटर क्या मैं आपको बताऊंगा अभी कि मॉडरेटर क्या होते हैं, कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखिए कि मॉडरेटर इसमें कौन से मटेरियल का है। मॉडरेटर कौन है इसमें? हैवी वाटर विच इज D2O। मॉडरेटर मैं बताऊंगा अभी। प्रोड्यूस क्या करता है ये? बाय प्रोडक्ट क्या है? प्लूटोनियम इसका बाय प्रोडक्ट, प्लूटोनियम 239 इसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। अब इसमें जो ये प्लूटोनियम आपके पास में आया, ये आपका यूरेनियम के साथ मिक्स होता है एज अ फ्यूल और मॉक्स फ्यूल बन जाता है, राइट। मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल बोलते हैं इसको। मॉक्स फ्यूल अपने बिल्कुल एज इट इज याद करना है। अभी सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पूरी कहानी कंप्लीट होगी, आपको समझ में आ जाएगी। स्टेज 2 में आपका फ्यूल बनता है प्लूटोनियम एंड प्लस यूरेनियम। फीचर्स क्या हैं इसके? व्हाई डू वी कॉल्ड इट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? बिकॉज इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं। दैट मीन्स इसमें मॉडरेटर यूज नहीं होता है। देयर इज नो मॉडरेटर इन दिस, ठीक है। यही है इसकी जो पहचान है इस पर्टिकुलर रिएक्टर की, कि इसमें मॉडरेटर यूज नहीं होता है। क्या होता है मॉडरेटर भी देख लेंगे हम डिटेल में, बस आपने याद रखना है, इमीडिएटली सारी कहानी आपकी सेंस बनने लग जाएगी। इट कन्वर्ट्स थोरियम इनटू यूरेनियम 233, ठीक है जी। थोरियम हमारे पास में भरपूर मात्रा में है, ठीक है। तो ये यूरेनियम 233 में जाता है अल्टीमेटली। फिर ये आपका स्टेज 3 के अंदर यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल आपका यूज होगा, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम थोरियम, जो कि हमारे पास में भरपूर मात्रा में है। तो अभी हम यहां तक पहुंच गए हैं, हमने स्टेज 3 पे जाना है। इसके बाद में तो होगा क्या? हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट टू इन लार्ज स्केल एंड सस्टेनेबल, हम डोमेस्टिक थोरियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वर्ल्ड में अभी तक नहीं बना, हम कहीं से नहीं खरीद पा रहे इसको, बिकॉज वर्ल्ड में थोरियम नहीं है, उनके पास तो यूरेनियम है। वो क्यों ये फालतू का पंगा लेंगे कि हम इसको बिल्ड करें? इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए करना जरूरी है, इसलिए इंडिया का प्रोग्राम वर्ल्ड से थोड़ा डिफरेंट चलता है। स्टार्ट कहां से हुआ? आपको यूरेनियम बाहर से खरीदना पड़ा स्टेज 1 में, ठीक है। और अल्टीमेटली आप करते करते यहां तक पहुंच गए जहां पे आप अपना खुद का थोरियम जो है वो यूज करने लग गए, ठीक है। इसके बाय प्रोडक्ट्स में तो आपने एक बारी वहां से एक बारी आपको वो शुरू करना पड़ेगा, फिर आपका रिएक्शन जो है वो आगे 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 चलता जाएगा। अल्टीमेटली आपने यहां पे आना है स्टेज 3 विच इज योर थोरियम बेस्ड रिएक्टर। देयर आर बेसिक 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये बेसिक 4 कंपोनेंट तो हैं ही हैं, और बाकी कुछ भी होता रहे ये आपको देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। पहली बात फ्यूल। फ्यूल क्या चीज है? मटेरियल दैट अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूल तो आपको समझ में आता ही होगा, यूरेनियम, प्लूटोनियम और जैसे हमने FBR में देखा था मॉक्स, ठीक है जी। इसके बाद में इन 2 चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड्स। मैं कंट्रोल रॉड्स पहले बताता हूं। कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल।
कौन कौन से हैं? CbH, कैडमियम, बोरॉन एंड हैफनियम। क्या है, आपने इसको किस तरीके से याद रख सकते हो? कंट्रोल रॉड, जैसे आपके बर्नर, गैस बर्नर जो घर पे होते हैं, चूल्हा, उसकी आंच अगर आपने कम करनी है ना, तो आप उसके कंट्रोल नॉब को यूज करते हो। ये वैसा ही है कि अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर को जो रिएक्शन को जो है वो कम ज्यादा करना है, तो कंट्रोल रॉड्स यूज होती है, क्योंकि ये आपके न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो अब क्या होगा कि अगर आपने रिएक्शन बढ़ाना है, हीट बढ़ानी है, तो आप कंट्रोल रॉड्स को आउट बाहर निकाल लोगे, राइट, ताकि सारे न्यूट्रॉन्स जाएं और रिएक्शन तेज हो जाए। अगर आपने रिएक्शन कम करना है, बंद करना है, उसको गैस बंद करनी है चूल्हा, तो आप कंट्रोल रॉड्स को दोबारा इंसर्ट कर दोगे, ये आपके न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हमारे पास में दूसरा है मॉडरेटर। FBR में मॉडरेटर यूज नहीं होता, राइट, तभी वो फास्ट है। मॉडरेटर क्या करता है? इट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स, तो ये आपके रिएक्शन को थोड़ा सस्टेन करने में हेल्प करता है। इट स्लोज डाउन, ठीक है। ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेती है, गैस नॉब समझिए, ठीक है। ये क्या करता है मॉडरेटर आपका? ये उसको स्लो डाउन कर लेता है। मॉडरेटर के सब्सटेंसेस कौन कौन से बच्चे? ध्यान से देखिए, हैवी वाटर, लाइट वाटर और ग्रेफाइट, ठीक है बेटा, बहुत इजी है, ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपके पास में जो मौजूद होता है, ये हर रिएक्टर में होता है, दैट इज कूलेंट, कि अगर हीट एक्सेस हो रही है तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट एक ऐसा मटेरियल होता है, मोस्टली लिक्विड इन नेचर, जो एक जगह से हीट एब्जॉर्ब करके दूसरी जगह पे आप उसको कर लेते हो। गाड़ी में रेडिएटर होता है, उसके अंदर भी कूलेंट होता है। कूलेंट जहां भी उसका एक ही काम है, रिमूव्स हीट फ्रॉम द रिएक्टर कोर, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, फटाफट से अगर इसको आप रिवाइज करना चाहो या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। फ्यूल की बात करें तो ये वो है जो फिसाइल एटम्स प्रोवाइड करता है। मॉडरेटर वो है, याद रखिएगा, जो स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को। कंट्रोल रॉड्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये अगर आपने याद रख लिया, यूपीएससी लैंग्वेज घुमाया गया बस थोड़ी सी इनकी, थोड़ा सा आपको आपकी लैंग्वेज और टेस्ट कर लेगा, समझ के साथ साथ में, नॉलेज के साथ साथ में लैंग्वेज और टेस्ट हो जाएगी, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपने अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप मान के चल सकते हैं कि हाँ आपको टॉपिक समझ में आ गया है। इसके बाद में लैंग्वेज ही है, ज़्यादा आपको उसमें खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस में लाने की ज़रूरत नहीं है बेटे। आगे चलते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये अपने आप में थोड़ा सा दुखद टॉपिक भी है, राइट, पर अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व भी नहीं होना होता। नाउ सी दिस मैजेस्टिक बर्ड, दिस इज द वल्चर, राइट, टू बी एग्जैक्ट ये कौन सी वल्चर है? दिस इज हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, ठीक है। क्यों ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं? ये रिसेंटली न्यूज में आया कि 25 हिमालयन वल्चर्स जो हैं, ग्रिफिन वल्चर्स, ये मरी हुई पाई गई कहां पे? दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर। अब एक तो आपका सवाल यहां पे बनेगा इसकी ज्योग्राफी के अराउंड, और इसके आसपास में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, इसमें क्या क्या मिलता है, इस टाइप से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वहां नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है, और नहीं अगर आपने किया हुआ, एक तो पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहां पे, बाकी भी आपका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, आप खुद से कर लीजिए। जब खुद से करेंगे तो मैप में जब आप खुद की नजर डालते हैं तो आपको और भी 5-7 चीजें दिखती है जो शायद मैं ना बोलता, राइट। तो वो आपने ध्यान रखना है। ड्यू टू, क्यों मरे? ड्यू टू सेकेंडरी पॉइजनिंग। सेकेंडरी पॉइजनिंग समझ में आ गया, डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं हुई है, इनडायरेक्ट हुई है। इनडायरेक्ट कैसी हुई है ये देखिए, टॉक्सिसिटी एंटरिंग द फूड चेन when vultures fed on carcasses यानी कि dead bodies of stray dogs that had consumed pesticide laced rice। डॉग्स के अंदर बायो एक्यूमुलेशन हुई, राइट, पेस्टिसाइड्स कंसंट्रेट हो गए, इन्होंने खाया और इनकी किडनीज डैमेज हो जाती हैं इन बर्ड्स की। ये आइसोलेटेड किस्सा नहीं है, ये पहले भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वल्चर्स एक साथ में खाती हैं, वो वहाँ पे कार्केस के अंदर वो कंटेमिनेटेड था, तो सारी की सारी ही वो झुंड पूरा वल्चर्स का खत्म हो गया, राइट, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर नेचर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। पहले एक ट्रेंड होता था कि साइंटिफिक नेम पूछे जाते थे, राइट, आप इसको प्रोनाउंस करके ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे को तो देख के मैं भी होगा नहीं, मेरे से यहाँ फंस जाऊंगा मैं आगे कहीं पे, पर आपने पूरा इसको याद करना है, ठीक है। आप मार्क ही करना है, वैसे तो वहाँ पे अगर देख के भी थोड़ा बहुत भी पैटर्न दिमाग में बैठ रहा है तो बिठा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाइड एज ओल्ड वर्ल्ड वल्चर। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर क्या है? इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ स्कैवेंजिंग बर्ड फाउंड इन यूरोप, एशिया और अफ्रीका। जो यहाँ पे डेवलप हुई हैं बर्ड्स, ठीक है, इनको हम ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स बोलते हैं। न्यू वर्ल्ड वल्चर्स कौन सी हैं? जो कि आपकी अमेरिकाज में फॉर्म हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे इवॉल्व हुई हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो वाले एरिया के, सेंट्रल अमेरिका, अमेरिकाज जनरल बोल देते हैं। अमेरिकाज वालों को न्यू वर्ल्ड वल्चर्स बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, जबकि यूरोप और एशिया, ठीक है, और अफ्रीका वाले रीजन में पाई जाती हैं इस तरफ, वाटर
वाटर डिवाइड है ना, वहाँ पे अटलांटिक ओशन आ जाता है, इस तरफ से पैसिफिक ओशन आ जाता है, राइट। हेंस आपकी ये ओल्ड वर्ल्ड है, वो आपकी न्यू वर्ल्ड है। पॉइंटर क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, दैट दे रिलाई प्राइमरीली ऑन विजन एंड नॉट स्मेल, यानी कि देख के, आंख के साथ में ढूंढती है कि कहाँ डेड एनिमल है, सूंघ के नहीं, है ना। ये इसका की पॉइंटर बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनाना हुआ एग्जामिनर ने, यहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यही है ग्रुप ए की जॉब जो छुपी हुई है। बाकी सब तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, राइट, कि वल्चर क्या है, स्कैवेंजिंग बर्ड है, हाँ समझ में आता है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड पे आके गेम होनी शुरू होगी, है ना, एक अच्छे लेवल की गेम शुरू होगी आपकी यूपीएससी के लिए, और यहाँ पे उसको ये चीज भी इंक्लूडेड इसमें है। एक दो इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए। टिपिकली फाउंड बिटवीन 1200 से 5500 मीटर ऑल्टीट्यूड, मीटर है, फीट नहीं है, बहुत आपने केयरफुली करना है इस चीज को। इसके अलावा कहाँ ये मिलती हैं, दैट इज इन हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन रीजन्स। हिमालय और उसके पीछे के ट्रांस हिमालयन रीजन्स के अंदर आपको ये बर्ड देखने को मिलती है। कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कंसंट्रेटेड नहीं है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। वो क्या करेंगे, इट इज कन्फाइंड प्राइमरीली फाउंड इन उत्तराखंड, मेनली फाउंड इन ये, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएगा, है ना, वो गलत होगा। प्रॉपर एक रीजन है इसका। और रीजन डिस्ट्रीब्यूशन स्पैन यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया में कहाँ, हिमालयन स्टेट्स, क्योंकि ऑल्टीट्यूड रिक्वायर्ड है। दूसरा नेपाल, भूटान, तिब्बतन प्लेट्यू, बहुत बड़ा रीजन है, और साथ में आपका सेंट्रल एशिया। तो टेक्निकली आपका हिमालय से ऊपर ऊपर ऑलमोस्ट सारा रीजन, साइबेरिया से नीचे, राइट, आर्कटिक से नीचे, तो आपको वो पूरा एरिया इसमें देखने को मिलता है। अब इस पर्टिकुलर चीज से भी घुमा फिरा के जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये आपके हरियाणा HCS, राइट, और पंजाब PCS वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में स्टैटिक ही, राइट, बट क्योंकि इसकी सेलिब्रेशंस अभी हमने रिसेंटली इस फेस्टिवल की देखी हैं, है ना, प्रकाश पूरब सेलिब्रेट हुआ था, राइट, तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी न्यूज के अंदर दोबारा आई है। नाउ लेट अस सी बेसिक थिंग्स। नाउ द टॉपिक इज प्रकाश पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं गुरु साहिब के लिए। बिकेम द 9th गुरु आफ्टर हु, गुरु हरकृष्ण जी, ठीक है जी, आपने इस चीज को याद रखना है। रेवर्ड एज हिंद दी चादर विच इज शील्ड ऑफ इंडिया। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी भी इसके अराउंड जो है वो सवाल पूछ सकता है, राइट। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस रीजन में हम लोग हैं, मोस्टली हम नॉर्थ के ही रहने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कल्चर है हमारा, राइट, वी शुड नो, और इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अल्टीमेटली मैं तो दुआ भी यही करूंगा कि गुरु साहिब आप सबका एग्जाम निकलवा दें, और जो भी आपकी मन की विश है पहले तो उसे प्यूरिफाई करें, कि उसमें से मिलावट हटाएं, है ना, कि मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि टॉर होएगी, मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि ये होएगा, ये सारी मैल हटाएं और आपके गोल को आपको क्लियरली दिखाएं, राइट, और आप अल्टीमेटली ऑफिसर बन जाएं, और एक अच्छे ऑफिसर बने, समाज की सेवा करने वाले, करप्शन फ्री ऑफिसर, राइट। उसमें मतलब रूह की ग्रोथ होती है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, राइट। रेवर्ड एज हिंदी चादर, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश पूरब का क्या मतलब होता है, इट रफली ट्रांसलेट्स टू फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश पूरब का क्या मतलब है। गुरु साहिब के बारे में और अगर हम इंफॉर्मेशन देखें, ही वॉज बॉर्न एज त्यागमल ऑन 1 अप्रैल, कब, कहां पे, अमृतसर में, ठीक है, 1621, ईयर आपको याद रखना है। ये किन के बेटे थे, सन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी। ये भी एक सवाल का पॉइंट बन सकता है ना, अगर इनके ऊपर सवाल बनाना भी हुआ, राइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको बेसिक पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा अर्न्ड द टाइटल ऑफ तेग बहादुर, राइट, ब्रेव स्पोर्ट्समैन, ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ करतारपुर, जो कि आपकी 1634 में हुई थी, राइट। तो उसके बाद में इनको टाइटल मिला था। एक ये सवाल इसके ऊपर है, ये मतलब ये 5 चीजें मुझे लग रहा था कि जो आपसे पूछी जा सकती है, वो मैं 5 चीजें यहाँ पे आपके लिए ले आया हूँ। बस आपने मेरे को ये चीज प्रॉमिस करनी है कि आपने ऑनेस्टली अपनी तैयारी करनी है, एंड सर्विस भी आपने जो है ऑनेस्टली ही करनी है। सर्विस की बात हो ही रही है, तो एक लास्ट टॉपिक रैपिड फायर के अंदर हम देखते हुए चलते हैं, विच इज दिस वन, CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026। रिसेंटली अभी राजघाट के ऊपर 9 अप्रैल को डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी। CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, इसके नए रूल्स आए हैं, उसके ऊपर क्या है वो पर्टिकुलर रूल्स वो देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो ये कि ये पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन ना कोइंसाइड होगी CRPF वैलर डे, ठीक है, उसके ऊपर कोइंसिडेंस हो गया कि सेम डे पे इन्होंने कोइंसिडेंस किया, प्लान किया, सेम डे पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई ताकि वर्ल्ड तक आवाज पहुंचे, और पहुंची भी है। देखो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपकी तैयारी करवाने के लिए।
ये वैलर डे क्यों सेलिब्रेट होता है? टू कमेमोरेट 1965 बैटल ऑफ रन ऑफ कच्छ, ठीक है जी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक साइड टॉपिक बन गया है, राइट। पर आप याद रख सकते हो कि सीआरपीएफ वैलर डे इस बैटल को याद रखने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। वैलर मतलब ब्रेवरी। नाउ सीएपीएफ क्या चीज है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। लेकिन काम ये ऑलमोस्ट आर्मी वाला करते हैं, ये बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इनका काम आप बॉर्डर एरिया में नक्सल एरिया के अंदर देखते हो, इनके पास में प्रॉपर जान का खतरा है, प्रॉपर आर्मी वाली ट्रेनिंग है, नॉट एट दैट पार, राइट, बट इनके पास में भी सेम काइंड ऑफ खतरा जो है वो मंडराता है। हेंस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन क्यों हुई? इन्होंने क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू कि 50% ऑफ द आईजी पोस्ट, इंस्पेक्टर जनरल लेवल की जो पोस्टें हैं, वो यूपीएससी एक असिस्टेंट कमांडर का अलग से एग्जाम लेता है, उसके थ्रू नहीं होगा, आईपीएस के थ्रू होगा। उन्होंने यहां पे शायद लिखना मिस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस के कैडर के थ्रू, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जो आईपीएस बनते हैं, उनके 50% यहां पे रिजर्वेशन कर दी है कि 50% ऑफ आईजी लेवल पोस्ट यानी कि टॉप पोस्ट वो आईपीएस से आएंगी। इसके बाद देखिए एटलीस्ट 67% ऑफ एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल पोस्टें ये आपकी आईपीएस से आएंगी। और उसने क्या बोला, 100% ऑफ द स्पेशल डीजी एंड डायरेक्टर जनरल लेवल्स की जो 100% पोस्टें हैं ये आपकी आईपीएस से आएंगी। दैट मीन्स इसमें आईपीएस का दबदबा आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस कैडर से गए हैं, असिस्टेंट कमांडर वाले कैडर से गए हैं, उनके पास में मोटिवेशन ही नहीं रहेगी कि आपने ऊपर तक जाके सर्व करना है। हाउएवर सरकार ने अपने भी इसमें रीजंस एंड लॉजिक्स दिए हैं कि हमको यूनिफॉर्मिटी रखनी है इसमें, एंड अल्टीमेटली ये एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। हेंस ये वाला मूव सरकार अपने हिसाब से जस्टिफाई कर रही है, लोग अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के रैंक पे हैं और आगे जाना चाह रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो है इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर अगर कोई वो आता है, एक सवाल आता है, तो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, आपने इसी तरीके से इसको करना है। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा जाने से पहले, दिस वाज वीक 2 ऑफ अप्रैल 2026। जब भी आप तैयारी करें, रिवीजन को बच्चे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। रिवीजन इज द वन जो आपको एक्चुअल में सिलेक्ट करवाएगा। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है यूपीएससी। सारी का जो कहानी है, सारी प्रेपरेशन है, सारे नोट्स हैं, ये रद्दी के सिवा कुछ नहीं बचेंगे अगर आपने रिवीजन नहीं करी ढंग से। और रिवीजन शेड्यूल आप अपने हिसाब से बनाइए, या फिर अगर आप अखाड़ा के स्टूडेंट हो तो 1-on-1 हम तो आपको बनवाते ही रहते हैं यहाँ पे, राइट। और मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको चेंज करते रहना पड़ेगा। जैसे कपड़े ऑल्टर करने पड़ते हैं ना टाइम टू टाइम, वैसे ही आपको रिवीजन शेड्यूल भी ऑल्टर करना पड़ेगा नीड बेसिस पे कि अभी किस चीज़ की नीड है। Thank you so much for watching. My name is Rohit Garcha and this was Rapid Fire Current Affairs Target Prelims.